हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधा जी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत निजी क्षेत्र पर। जी हां दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर पर पूरे विस्तार पूर्वक हमारा आज सेशन होने जा रहा है, जिसमें टॉपिक वाइज टॉपिक हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, जिसमें कि आपका कोई भी डाउट शेष ना रहे है। क्लियर है? तो आइए शुरू करते हैं अपना सेशन आज का। और जो नए स्टूडेंट हैं वो ध्यान से सुने कि सभी हमारे जितने भी सेशन होते हैं बीए को लेकर के या फाउंडेशन कोर्स में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीए एलएलबी को कवर करते हुए जितने भी सेशन होते हैं वो सभी सेशन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जहां पर आपको कोई चार्ज नहीं देना है और ना ही किसी प्रकार की कोई नोट्स का आपको कोई पेमेंट करना है। निजी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट सभी सेशन है। और अब हमारे जो भी सेशन चल रहे हैं सभी सेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। क्लियर है? आपको कैसे हमारे सभी सेशन फुल डिटेल में कैसे प्राप्त होंगे, कैसे मिलेंगे, ये सारी बातें दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी वीडियो क्लिप के माध्यम से आगे चल करके 10-15 मिनट बाद बता दूंगा, जहां से आपको कंप्लीट समझ आ जाएगा कि आप हमारे सेशन कैसे फुल डिटेल में देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, नोट्स कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, वो सारी जानकारी मैं आपको आगे देने वाला हूं। बीए फर्स्ट ईयर की अगर बात करें, पॉलिटिकल साइंस के 5 पार्ट दोस्तों हम यहां पर कवर करने वाले हैं, जिसमें से 2 पार्ट हम कवर कर चुके हैं। इसमें से राजनीतिक सिद्धांत कवर हो चुका है और भारतीय संविधान कवर हो चुका है। 2 पार्ट कंप्लीट कर दिए गए हैं, बाकी 3 बचे हुए हैं। लोक प्रशासन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, ये 3 बचे हुए, इनको 3 को भी हम जल्दी प्रारंभ करेंगे। क्लियर है? तो प्लेलिस्ट के माध्यम से इस प्रकार से आप सभी सब्जेक्ट को हमारे फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन सेशन, जिसमें हम पूरे विस्तार से और व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास करेंगे। ज्यादा लेंदी आज का सेशन भी नहीं होगा, टॉपिक छोटा सा है, ज्यादा लेंदी नहीं होगा। आइए बिना किसी देर गवाए शुरू करते हैं। यूनिट 3 चल रही है हमारी, जिसमें सेकंड टॉपिक अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड टॉपिक जिसका नाम है औद्योगिकरण में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भूमिका। क्लियर है ना? तो सार्वजनिक क्षेत्र पर लगभग हमारी चर्चा हो चुकी, जिसमें 2 सेशन में हमने सिर्फ और सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र पर अर्थात की पब्लिक सेक्टर पर ही चर्चा की थी। इस सेशन में हम निजी क्षेत्र अर्थात की प्राइवेट सेक्टर पर हम बात करेंगे। क्लियर है? इसके बाद में लघु कुटीर उद्योग आ जाएगा, स्टार्टअप, मेक इन इंडिया, ये सब पर हमारी 1 बाय 1 करके चर्चा होने वाली है। आज क्या क्या देखने वाले हैं? तो निजी क्षेत्र का सबसे पहले हम अर्थ समझेंगे, उसके बाद निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, उस पर हम फोकस करेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। दोनों का अर्थ समझना, क्या होता है निजी क्षेत्र। तो मेरे प्यारे दोस्तों, निजी क्षेत्र पर बेसिकली तो मैंने जब हम इस क्षेत्र इसमें आए थे, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर पर जब हमने चर्चा प्रारंभ की थी, तभी हम इस पर चर्चा कर चुके थे। सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है और निजी क्षेत्र क्या होता है, इस पर हम डिस्कस कर भी चुके थे। लेकिन सामान्यतः जब हम इस टॉपिक को लेकर आए हैं तो इस पर एक कुछ कंटेंट देने के नजरिए से आपको थोड़ा सा मैं यहां पर एक्सप्लेन भी कर देता हूं। मैक्सिमम स्टूडेंटों को अब इसके बारे में अच्छे से पता भी है। चलिए शुरू करते हैं ये सेशन। निजी क्षेत्र क्या होता है, एकदम व्यवहारिक रूप से समझिए। कंटेंट आपके लिए दिया गया है, कंटेंट के माध्यम से आप अपने एग्जाम में फतेह हासिल कर सकते हैं, कोई संदेह नहीं है। कंटेंट उसी प्रकार का है, लेकिन इसको व्यवहारिक रूप से समझना ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है और निजी क्षेत्र क्या होता है, सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में आप अच्छे समझ चुके हैं, और नहीं भी समझे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस सेशन के तुरंत बाद में आपको अच्छे समझ आ जाएगा। निजी क्षेत्र का सिंपल सा अर्थ ये होता है, व्यवहारिक रूप से बता रहा हूं मैं, आम भाषा में अगर हम बात करें तो निजी क्षेत्र की जो संस्थाएं होती है ना, या कहें कि निजी क्षेत्र हम उन संस्थाओं को कहते हैं जिनकी स्थापना किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को मिलकर के व्यक्तियों के द्वारा की जाती है, या किसी संस्था के द्वारा किसी संस्था की स्थापना की जाती है, किसी उद्यम डाला जाता है, उद्योग डाले जाते हैं, कंपनी बनाई जाती है ना। तो कुछ कंपनी के जो प्रोप्राइटर होते हैं, है ना, तो उसके मालिकाना हक अगर बात करें तो कोई एक व्यक्ति भी हो सकता है, या कुछ लोग मिलकर के भी, है ना, पार्टनरशिप में भी कुछ कंपनियों की स्थापना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कई फॉर्मेट इसके पाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये ऐसी संस्थाएं होती है जिनकी स्थापना किस निजी व्यक्तियों के द्वारा की जाती है। तो अब जब इसकी स्थापना निजी व्यक्तियों के द्वारा की जाती है तो इसका स्वामित्व भी निजी व्यक्तियों के हाथों में ही होता है। इसका प्रबंधन या नियंत्रण की जवाबदारी भी
निजी व्यक्तियों के हाथों में ही होती है। जबकि इसका उल्टा कर दीजिए, अगर हम सार्वजनिक क्षेत्र की बात करें तो इसकी स्थापना, सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना या सार्वजनिक क्षेत्र की जो संस्थाएं होती है उनकी स्थापना, उनका स्वामित्व, उसका प्रबंधन, उसका नियंत्रण सब सरकार के हाथ में होता है। जबकि निजी क्षेत्र का स्वामित्व, प्रबंधन, नियंत्रण सब निजी व्यक्तियों के हाथ में ही होता है। ये संस्थाएं अपनी सेवाएं और वस्तुएं जन सामान्य को उपलब्ध करवाती है। किसको? जन सामान्य को। ये अपनी सेवाएं, जिन सेवा और वस्तुओं का उत्पादन ये संस्थाएं करती है, उनकी उनकी पहुंच कहां तक पहुंचाती है दोस्तों? जन सामान्य तक, जन साधारण लोगों तक इसकी पहुंच को, या फिर कहें कि ये जो अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, जो वस्तु बनाते हैं या सेवा बनाते हैं, ये सीधे जनमानस को, जन सामान्य को बेचते हैं, है ना। क्यों बेचते हैं? क्योंकि उनकी मांग के आधार पर ही ये अपनी वस्तुओं का निर्माण करते हैं, उनकी मांग के आधार पर ही। अच्छा, तो अब इसकी बात कर लें कि इसकी आवश्यकता क्यों है, हमें निजी क्षेत्र की आवश्यकता क्यों है, या इसका महत्व कितना है हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से। तो उसके आधार पर भी अगर दोस्तों देखा जाए तो निजी क्षेत्र का भारतीय अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत महत्व रहा है इसका। बल्कि हम तो ये कहेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र से भी ज्यादा महत्व निजी क्षेत्र का रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र तो अभी अभी कुछ ही दशकों में सामने आया है, लेकिन निजी क्षेत्र की भूमिका भारत को लेकर देखा जाए तो प्राचीन समय से बनी हुई है। और आज वर्तमान भारत जो आप देख रहे हैं, या वर्तमान भारत की जो आर्थिक स्थिति देख रहे हैं, जो आज हम जो है पूरे विश्व में 5वें स्तर पर, इकोनॉमी को लेकर के 5वें स्तर पर आ चुके हैं, तो ये सब जो है दोस्तों निजी क्षेत्र की ही देन है। निजी क्षेत्र के कारण ही आज भारतीय अर्थव्यवस्था अपना इतना विकास कर पा रही है। इसलिए कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र का सदैव से ही अपना एक विशेष स्थान रहा है। भले ही सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार को देखते हुए, कुछ अप्रत्याशित लग रहा हो, परंतु वास्तविकता तो यही है कि भारत का वर्तमान आर्थिक और औद्योगिक स्तर निसंदेह निजी क्षेत्र की ही देन है। तो वर्तमान भारत का जो आर्थिक और औद्योगिक विकास हुआ है, वो विकास निजी क्षेत्र की ही देन है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का जन्म तो कुछ ही दशकों में हुआ है, लेकिन निजी क्षेत्र विगत सैकड़ों वर्षों से विकास की तपस्या में लीन है। क्लियर है? तो इस प्रकार से दोस्तों हम यहाँ स्पष्टता व्यवहारिक रूप से इतना समझ सकते हैं कि जो निजी क्षेत्र अर्थात कि जो प्राइवेट सेक्टर है, वो उन संस्थाओं को कहेंगे जिन संस्थाओं की स्थापना निजी लोगों के द्वारा की जाती है और जन सामान्य की मांग के आधार पर अपनी वस्तु और सेवाओं का निर्माण करते हैं, और उन वस्तु सेवाओं का निर्माण करके और उन्हीं जन सामान्य को बेचते हैं। इस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था को इस निजी क्षेत्र की विशेष देन कहा जा सकता है। क्लियर है? जितने पक्ष यहां पर क्लियर हुए हैं दोस्तों, इतना ही आपको करना है, इससे ज्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि नेक्स्ट जो अगले स्लाइड में अब यहां देखेंगे आप लोग सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में अंतर। जो बिंदु आपका छूटा हुआ है वो इस अंतर वाली स्लाइड में अब कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में अंतर को लेकर के दोस्तों 10 बिंदुओं के माध्यम से हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं कि दोनों के बीच में कौन कौन से डिफरेंस पाए जाते हैं, दोनों के बीच में क्या क्या अंतर है। तो इस अंतर को डिस्कस करने के साथ ही साथ में हमें दोनों क्षेत्र की भूमिकाएं भी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है ना? 10 बिंदुओं के माध्यम से स्वामित्व एवं प्रबंधन के आधार पर हम इसका अंतर करने का प्रयास करेंगे। उद्देश्य के आधार पर, कर्मचारियों के हितों के आधार पर, नियंत्रण के आधार पर, प्रबंधकों के हितों के आधार पर, लेखा परीक्षण के आधार पर, पूंजी की व्यवस्था के आधार पर, आर्थिक अधिशेषण के आधार पर, या संसाधन या फिर कहे कि समाज हित के आधार पर। तो 10 बिंदुओं का हम यहां सपोर्ट लेकर के 10 बिंदुओं पर सेपरेटली डिस्कस करने जा रहे हैं। एक एक को पूरे विस्तार से विद बेहतर कंटेंट जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है ना, उसके आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। आ जाइए शुरू करते हैं हमारा आज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो रहा है दोस्तों। आइए, स्वामित्व एवं प्रबंधन के आधार पर अगर हम दोनों क्षेत्रों में अंतर देखें तो एक बड़ा अंतर यहां पर पाया जाता है, जो आप समझ भी चुके हैं, व्यवहारिक रूप से भी समझ चुके हैं, है ना। तो इस अंतर को आप व्यवहारिक रूप देखिए, एक सेकेंड, थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो गया था, एक कॉल आया हुआ एक्चुअली, यूपी से प्रोफेसर साहब का कॉल है। हाँ, चलिए इनको रिप्लाई बाद में करेंगे, एक मैसेज डाल देते हैं इनको, एक सेकेंड।
एक सेकंड फ्रेंड्स, प्रोफेसर साहब है, इस कारण से थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं मैं, अन्यथा क्लास के बीच में मोबाइल यूज नहीं करता हूं मैं खुद ही। सॉरी। ओके, स्वामित्व एवं प्रबंधन। तो ये देखिए, स्वामित्व और प्रबंधन, तो ये आप भली बातें समझ चुके हैं कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यम होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यम होते हैं, इनका प्रबंधन केंद्र सरकार या राज्य सरकार, कुल मिलाकर के सरकार के द्वारा। अगर राज्य क्षेत्र की बात करेंगे तो राज्य सरकार का उस पर प्रबंधन होगा या स्वामित्व होगा, और अगर केंद्र की बात करेंगे तो केंद्र सरकार का होगा। सिंपल सी बात है। तो जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यम होते हैं, जो संस्थाएं होती है, उनकी स्थापना, उनका स्वामित्व, उनका प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। इनका प्रबंधन प्रबंधन कैसे करता है? कोई सरकार डायरेक्टली आती है तो नहीं, सरकार एक संचालक मंडल बना देती है और उसी संचालक मंडल के द्वारा ही इन संस्थाओं का क्रियान्वयन किया जाता है, संचालन किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें निजी क्षेत्र की, तो निजी क्षेत्र का संचालन या उसका प्रबंधन या स्वामित्व निजी व्यक्तियों के हाथों में होता है, ना कि सरकार के हाथों में। और ये निजी क्षेत्र की संस्थाएं भी अपना संचालन करने के लिए, अपनी संस्था का संचालन करने के लिए, ये भी एक संचालक मंडल का निर्माण करती है और उसी संचालक मंडल के द्वारा इन निजी क्षेत्र की संस्थाओं का भी संचालन होता है। बस फर्क इतना होता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो संचालक मंडल होते हैं वो सरकारी होते हैं और निजी क्षेत्र के निजी होते हैं। दैट्स ऑल। क्लियर है। अगला डिफरेंस देखा जाए तो उद्देश्य के आधार पर भी दोनों के बीच में अंतर किया जा सकता है। कैसे? सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यम होते हैं, उपक्रम होते हैं, उनका उद्देश्य सिंपल सा होता है, जन सेवा या राष्ट्र कल्याण। जन सेवा या राष्ट्र कल्याण। जो सार्वजनिक उद्योग होते हैं उनका परम उद्देश्य होता है जनता की सेवा करना, राष्ट्र का विकास करना। जबकि निजी क्षेत्र की बात करें तो उनका एक ही उद्देश्य होता है, निजी क्षेत्र की जो संस्थाएं होती है उनका एक ही उद्देश्य होता है, अधिकतम लाभ। क्या होता है दोस्तों? अधिकतम लाभ। इज इट क्लियर? ठीक है ना। अगला है कर्मचारियों के हितों की रक्षा। कर्मचारियों के हितों की रक्षा, तो भाई जो सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थाओं में जो कर्मचारी काम करते हैं और जो निजी क्षेत्र की संस्थाओं में काम करते हैं, क्या दोनों के कर्मचारियों में कोई डिफरेंस हो सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। कर्मचारी तो वही है, लेकिन उनको प्रदान की गई जो विभिन्न सेवाएं होती है उनमें विशेष डिफरेंस होता है, उनमें विशेष डिफरेंस होता है ना। तो सार्वजनिक क्षेत्र समाज कल्याण की दृष्टि से कार्य करते हैं। सार्वजनिक जो क्षेत्र होते हैं वो समाज की कल्याण की दृष्टि से काम करते हैं। इसीलिए सार्वजनिक क्षेत्र में कर्मचारियों को अच्छा वेतन दिया जाता है, इसके अलावा अन्य लाभ भी दिए जाते हैं, समुचित अवकाश, छुट्टियां भी प्रोवाइड की जाती है, सेवानिवृत्ति अर्थात की पेंशन की व्यवस्था भी होती है। जबकि निजी क्षेत्र की अगर बात करें तो इसका तो नाम ही है शोषणात्मक कुशलता का घोतक। क्या है? शोषणात्मक कुशलता का घोतक। ये लाइन याद कर लीजिएगा आप लोग, शोषणात्मक कुशलता का घोतक मतलब जितना पैसा उतना काम लेंगे ही लेंगे, चाहे शोषण ही क्यों ना करना पड़े कर्मचारी का। याद रखिएगा, है ना। निजी संस्था कभी भी काम से ज्यादा पेमेंट नहीं करती है। क्लियर है। तो शोषणात्मक कुशलता का घोषक इसको कहा जाता है निजी क्षेत्र को। यहां पर कर्मचारी का पूरा शोषण कर लिया जाता है, पूरा निचोड़ लिया जाता है उसे, है ना। तो निजी क्षेत्र की कुछ ही कंपनियां ऐसी है, कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जो अपने कर्मचारियों को उत्तम परिस्थितियां प्रोवाइड करती है, उत्तम परिस्थितियां प्रदान करती है, जैसे विश्वस्त परिस्थितियां, काम के उचित घंटे, उनको अवकाश देना, ये सारी बातें, उचित वेतन, पेंशन। कुछ ही बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इस प्रकार की सुविधाएं देती है, अन्यथा बहुत सी कंपनियां ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ कर्मचारियों के शोषण में लगी हुई है। क्लियर। अगला पॉइंट है हमारा, अगला बिंदु था नियंत्रण के आधार पर दोनों के बीच में अंतर। तो नियंत्रण के आधार पर कई सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम होते हैं, देखिए दोस्तों, नियंत्रण की अगर हम बात करें तो जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम होते हैं, इनमें कई उपक्रम ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक अध्यक्ष का इंतजार करते रहते हैं। मतलब ऐसे उपक्रम, सरकारी उपक्रमों की बात कर रहे हैं हम, कई ऐसे उपक्रम है जहां पर अध्यक्ष ही नियुक्त नहीं किया जाता है, उनका जो मुख्य अधिकारी है उसे ही नियुक्त नहीं किया जाता लंबे समय तक। वो जब कोई अध्यक्ष नहीं होगा, उसको डायरेक्ट एक दिशा देने वाला नहीं होगा, तब तक उस संस्था का उचित संचालन संभव ही नहीं है ना। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है ना, अध्यक्ष विहीन जो व्यवस्था होती है, वो
उस संस्था के लिए बड़ी ही हानिकारक होती है। जबकि निजी क्षेत्र जो होता है ना, इस कार्य को लेकर के बड़ा ही सुदृढ़ व्यवस्था उसकी होती है, वहां पर अध्यक्ष होता है। ठीक है ना। तो संचालन मंडल को समस्त, और इस संचालक मंडल का स्वामी कौन होगा? उसका अध्यक्ष होगा, और इस अध्यक्ष को समस्त अधिकार प्रदान होते हैं। इज इट क्लियर? चलिए अगला बिंदु है प्रबंधकों का हित। प्रबंधकों का हित मतलब कि जो मैनेजर है, जो मैनेजमेंट जो देख रहे हैं, उनका क्या हित होता है? तो सार्वजनिक उपक्रम में कुशल प्रबंधकों का अभाव पाया जाता है। जो सरकारी कार्यालय, जो सरकारी संस्थाएं होती है, जो उद्योग होते हैं ना, वहां पर कुशल प्रबंधन नहीं पाया जाता, एक अच्छा मैनेजमेंट नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि उस विशेष उद्योग के लिए, उस विशेष उपक्रम के लिए लोग, सरकार अलग से तैयार नहीं करती, बल्कि उसके पास जो नौकरशाही होती है, उसी नौकरशाही को ही वो काम सौंप दिया जाता है, भले ही उनके पास उस कार्य को करने का अनुभव हो, योग्यता हो या फिर ना हो। लेकिन निजी क्षेत्र ऐसा नहीं करता है। निजी क्षेत्र जो काम व्यक्ति को देगा, कर्मचारी को देगा, उस काम में उस व्यक्ति का पारंगत होना आवश्यक है। नहीं होगा तो ट्रेनिंग देगा, प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग देगा। इस प्रकार से निजी क्षेत्र के जो उपक्रम होते हैं, उनका प्रबंधन व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा कंपनी के हितों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। क्लियर? अगला बिंदु है जिसके आधार पर हम दोनों में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, लेखा परीक्षण। सिंपल सा है, सरकारी संस्थाओं का लेखा परीक्षण सरकार के द्वारा होता है, और निजी क्षेत्र की जो संस्थाएं होती है, उनका लेखा परीक्षण किसके? चार्टर अकाउंटेंट के द्वारा होता है, सीए के द्वारा होता है। क्लियर है? ये दोनों में डिफरेंस है। अगला है पूंजी की व्यवस्था। ये भी सिंपल, एकदम सिंपल तरीके से, सरकारी संस्थाओं की स्थापना करने के लिए या अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, तो उसकी व्यवस्था सरकार स्वयं करती है। जबकि निजी क्षेत्र की कोई संस्था है, उसे अगर पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, तो उसकी व्यवस्था उस विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को करनी पड़ती है जिसने उस संस्था की स्थापना की है। क्लियर? अगला पड़ाव है, अगला है आर्थिक अधिशेष का सृजन। आर्थिक अधिशेष का मतलब होता है कि आर्थिक अधिशेष का मतलब होता है दोस्तों कि जो लागत, जो आपका कुल लाभ हुआ है, प्रोडक्ट वस्तु बेचने के बाद जो कुल लाभ हुआ है, उस कुल लाभ में से वस्तु बनाने में जो खर्च आया है, उस खर्च को घटाने के बाद जो आपका लाभ बचता है ना, उसी लाभ को यहां पर आर्थिक अधिशेष कहा गया है। तो अगर सार्वजनिक उद्यमों में, सार्वजनिक उपक्रमों में ऐसा आर्थिक अधिशेष का सृजन होता है, आर्थिक अधिशेष होता है, तो उसका उपयोग सरकार या तो उसी उद्यम के विस्तार में करती है या फिर नए उद्यमों की स्थापना में करती है। लेकिन अगर निजी क्षेत्र की बात करें, तो इस प्रकार का आर्थिक अधिशेष या तो बहुत कम होता है, और होता है तो वो निजी लाभ में चला जाता है। क्यों? क्योंकि उनके निजी क्षेत्र के पास में योग्यताएं और क्षमताएं थोड़ी कम होती है अपेक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के। क्लियर है? और इस आर्थिक अधिशेष के कारण, सार्वजनिक आर्थिक अधिशेष के कारण हमारे देश की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। क्लियर है दोस्तों? चलिए अगला देखते हैं संसाधनों के दृष्टिकोण से। संसाधनों के दृष्टिकोण से सिंपल है यार, सरकारी उपक्रमों, सरकार के पास संसाधन ज्यादा है, इसलिए वो जितना पैसा चाहे उतना पैसा लगा करके उस संस्था का विकास कर सकती है। लेकिन निजी क्षेत्र के पास में इतना पैसा नहीं होता है, मतलब इतने संसाधन नहीं होते सरकार के इतने, इसलिए वो अपने लिमिट के अंदर काम करते हैं। क्लियर है? अगला समाज हित की अगर बात करें तो निजी क्षेत्र उपभोक्ताओं की रुचियों, जो निजी क्षेत्र होते हैं दोस्तों, वो उपभोक्ताओं की रुचि और इच्छाओं को ध्यान में रखते हैं। क्योंकि अगर निजी क्षेत्र उनको ध्यान में नहीं रखेगा तो उनका वस्तु सेवाएं नहीं बिकेगी तो उनको लाभ नहीं होगा। तो अधिकतम लाभ कमाने के दृष्टिकोण से निजी क्षेत्र उपभोक्ताओं की रुचि का ध्यान रखते हैं, इंटरेस्ट का ध्यान रखते हैं, इच्छाओं का ध्यान रखते हैं, और उन्हीं के अनुसार अपना उत्पादन करते हैं। इतना ही नहीं, सार्वजनिक क्षेत्र की अपेक्षा निजी क्षेत्र समाज हित में उत्तम उपभोक्ता सेवाएं प्रदान करता है। जो सार्वजनिक उपक्रम होते हैं, उनके द्वारा उत्पादित सेवा वस्तु और निजी क्षेत्र की सेवा वस्तु में कई डिफरेंस, बहुत ज्यादा डिफरेंस। इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये सेशन होता है कंप्लीट। नेक्स्ट सेशन में हम चर्चा करेंगे भारतीय औद्योगिकीकरण में निजी क्षेत्र की भूमिका पर। दोस्तों निजी क्षेत्र की भूमिका में मात्र छोटा सा सेशन, मुश्किल से 10 मिनट का सेशन होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 या 5 पॉइंट पढ़ने को मिल सकते हैं। मुझे प्लीज कमेंट करके बता दी, क्योंकि इस टॉपिक पर सेशन लाने का मेरा कोई मूड नहीं है। कारण क्या है, एकदम इजी है, सिर्फ यहाँ पर निजी क्षेत्र की भूमिका या महत्व बताने हैं।
और महत्व भी मात्र 5 पॉइंटों में लिखे गए हैं, आपकी पुस्तक में आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर इस पर आवश्यक ना हो सेशन लेना तो क्यों ना कुटीर उद्योगों पर सेशन लेकर आ जाए, मतलब कि एक टॉपिक को हम बीच में छोड़ दें। छोटा सा टॉपिक, बिल्कुल 10 मिनट का टॉपिक है, आप पढ़ेंगे आपको भी समझ, ये सेशन लेने के बाद तो 100% आपको निजी क्षेत्र की ये भूमिका वाला सेशन पक्का समझ आएगा, है ना। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या इसको स्किप कर दिया जाए, इस वाले सेशन को स्किप कर दिया जाए, छोटा सा सेशन होगा स्किप कर दिया जाए, है ना, क्योंकि एक दिन हमारा बचेगा, एक दिन बचेगा तो अगला मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर डिस्कशन होगा। क्लियर है ना। और लेकिन फिर भी आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं, अगर आप बोलेंगे तो मैं इसको भी कवर कर लूंगा, लेकिन कब आपको बताना अभी होगा, कमेंट करके आज ही बताना होगा। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में दोस्तों, मिलेंगे अगले सेशन में। एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वो मैं आप सब लोगों से हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं और आज फिर एक बार दोहरा रहा हूं अपनी उसी रिक्वेस्ट को दोस्तों, या तो आप सेशन को क्लिक मत कीजिए, ओपन मत कीजिए, और अगर आप ओपन करते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों कम से कम 10 से 15 मिनट सेशन को जरूर देखिए, क्योंकि इससे हमारी रैंक गिर जाती है। आप क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करके 2-5 मिनट देखते हैं और छोड़कर चले जाते हैं, है ना। इससे हमारे सेशन की रैंक जो है गिर जाती है और आगे फॉरवर्ड नहीं हो पाता है सेशन, यूट्यूब आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाता है, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंटों का बहुत लॉस होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट आप लोगों से कर रहा हूं मैं, सेशन को अगर आपने प्ले किया है तो कृपया करके, अगर आपको नहीं भी देखना है ना तो मोबाइल को चालू करके साइड में रख दीजिए, आवाज को, वॉल्यूम को डाउन कर दीजिए, कम से कम 10 या 15 मिनट सेशन को चलने दीजिए, उसके बाद जो है आप उस सेशन को बंद कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।